नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करेंगे, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करने वाले हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए कैसा ऐसा क्या है इसमें कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ स्पीशीज भाई हमारी नोन और डिस्क्राइब है। अब भाई 1.7 टू 1.8 डिस्क्राइब तो है मिलियन ऑफ स्पीशीज, लेकिन अब हमको इनको पढ़ना है, तो कैसे पढ़ेंगे भाई? अगर हमको इसको पढ़ना है तो क्या करेंगे, एक एक ऑर्गेनिज्म को उठाकर पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो फिर हो गया 4-5 ऑर्गेनिज्म तक हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर हो गया, पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से देखा गया है कि भाई हम ऐसा क्या सिस्टम लेके आए कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ लें और हमारा मतलब उनको भी पढ़ लें, सारे ऑर्गेनिज्म को भी पढ़ लें, सारे फीचर्स भी पढ़ लें, एक ही साथ पढ़ लें। ऐसा क्या तरीका लेके आए? तो इसलिए हमारा भाई क्या आया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। भाई एक सिस्टम बनाया गया कि भाई एक सिस्टम तो बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग सारे ऑर्गेनिज्म को आराम से स्मार्ट तरीके से भाई सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देख लीजिए कि अपने घर में अगर आप बुक्स रहती हैं, उसको कैसे सेट करके रखते हैं ना आप, कि भाई ये बुक्स है, भाई आज का भाई बायो की बुक है, उसको अलग शेल्फ में रख दिया, भाई अलग उसमें रख दिया, मैथ्स की अलग रख दिया, केमिस्ट्री की अलग रख दिया, फिजिक्स की अलग रख दिया। अगर हम इसी को भाई इकट्ठा एकदम हौच पौच करके रख दिए, ऐसे ही बस अलमारी में से रख दिया, जैसे पुरानी कॉपी किताबें नहीं जाती, आप साइज 7 से 8 में चले गए, 9 से 10 में चले गए, तो उठाकर टाणों पे फेंक दिया। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, उसको क्या किया, अब भाई हमको वापस से उस बुक की जरूरत पड़ेगी तो खोजोगे ना आप, ऐसे थोड़ी ना। तो फिर क्या करना, अगर वही अगर बुक्स अगर भाई प्रॉपरली सेट तरीके से रख देते तो खोजना नहीं पड़ता भाई, निकाल के आराम से हम अपना काम कर लेते, हमारा टाइम भी सेफ होता है ना। उसी प्रकार से भाई सारे ऑर्गेनिज्म को भाई ऐसे रैंडमली तो हम लोग पढ़ नहीं सकते। इसी वजह से ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया कि भाई हम इस ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से भाई पढ़ते हैं तो एक सिस्टम सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया भाई कि एक सिस्टम सेट करते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को आराम से आसानी तरीके से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी तरीके से। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी एकदम इजीएस्ट वे में। चलिए, अब देखिए सबसे पहला फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है, पहला अटेम्प्ट आया भाई क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन का पहला अटेम्प्ट आया। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट आया ना भाई, ये कोई ऐसे साइंटिफिक नहीं था, मतलब ऐसा तो भाई देख रहे थे ऑर्गेनिज्म है, तो ऐसा नहीं है कि कोई साइंटिस्ट था कि कोई बेस ले लिया भाई कि चलो एक कैरेक्टर ले लिया कि हाँ फोटो अगर खाना बना रहा है तो ऑटोट्रॉप्स रख दिया, नहीं बना रहा है तो इसको अलग कैटेगरी में, ऐसा कोई बेस नहीं लिया था यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई बेस नहीं लिया था कि हाँ एक बेस ले लिया, साइंटिफिक बेस ले लिया भाई, इसको सारे को डिस्क्राइब कर दिया, ऐसा नहीं लिया था। ऐसा क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म के यूजेस पे, ऑर्गेनिज्म के यूजेस पे भाई कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म के काम कि हमारा कैसे भाई इस्तेमाल में आ रहा है, उसके हिसाब से हमने इसको भाई कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। जैसे मान लेते हैं एक प्लांट है, मैंगो प्लांट, आम का भाई पेड़ है, ठीक है। अब भाई वो हमको अच्छा लग रहा है, फल अच्छा लग रहा है, खाने को मिल रहा है, इसलिए हमने उसको एज अ फूड कह दिया कि भाई ये पेड़ तो भाई हमको फल देता है, तो हमारा पेट बढ़ रहा है, तो उसको फूड की कैटेगरी में रख दिया। मान लो वही कई पेड़ है, कुछ हमको शेल्टर दे रहा है, जैसे मान लेते हैं बनियन ट्री है, ठीक है, और भाई पीपल का पेड़ है, अब भाई यहाँ छाव मिल रही है आराम से, तो हमने कहा भाई ये पेड़ तो अच्छा है, ये छाव के लिए काम आता है, तो ये छाव वाली कैटेगरी में, भाई इसको शेल्टर में डाल दो। कुछ ऐसे पेड़ है जो भाई ऐसे हैं जिनकी पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है भाई कि यहाँ अपने आप को कवर करने के लिए, भाई पहले के लोग जो ऑर्गेनिज्म थे भाई पत्तियों से ही तो अपने आप को ढकते थे, तो उनको उन्होंने कह दिया कि भाई ये पेड़ तो देखो, ये तो भाई हमारे शरीर को ढकने के लिए है, हमको बचाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कैटेगरी करके इन्होंने भाई, ये साइंटिफिक तो था नहीं, तो इसकी वजह से हमारे इसके यूजेस के हिसाब से इनको भाई 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। भाई ये 3 कैटेगरी इन्होंने बना दी भाई, मतलब ये साइंटिफिक था नहीं कि भाई ये सब यूज था, इसी वजह से इसको 3 भागों में भाई डिवाइड कर दिया है जैसी कैटेगरी। लेकिन अब भाई क्या ये के बेसिस काफी है भाई, इतना काफी है कि हमने यूज के हिसाब से रख दिया। देखिए जैसे आज हमारे लिए भाई मान लेते हैं कि मैंगो भाई हमको फल दे रहा है, तो भाई हमने उसको एज अ क्या कहते हैं फूड की कैटेगरी में रख दिया। वही मैंगो के कई और यूज हो गए, ठीक है, उसको किसी और भाई कोई और मैंगो का अलग यूज कर रहा है भाई, तो उसको दूसरी कैटेगरी में रख दिया। ऐसे ही माइक जैसे कुछ लोग पेड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं पत्तियों को कि अपने आप को ढकने के लिए, वही पेड़ उस किसी को छांव दे रहा है, तो वो कह रहा है भाई मुझे तो छांव दे रहा है, तो हम इसको शेल्टर की कैटेगरी में रखेंगे जिनको। तो इस तरीके से सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग नहीं डिस्क्राइब कर सकते ना, तब दिक्कत फंस रही थी।
है ना। तो सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे, इसीलिए भाई हमारा फिर आया क्या, आया हमारा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चल सकता है कि भाई हमारे यूजर्स के हिसाब से सबको भाई इस कैटेगरी में डाल दिया उस कैटेगरी में, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला है। अब दिक्कत फंसी, तो फिर उसके बाद कहा कि भाई कुछ ना कुछ तो हमको बेसिस रखना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा, तभी हम किसी चीज को क्लासीफाई कर पाएंगे। तब फिर हमारा क्या आया, तब फिर हमारा क्या आया भाई, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया। क्या आया भाई, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया। क्या आया, तब क्या आया हमारा, तब हमारा आया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। क्या ही है, ठीक, क्या आया हमारा, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया भाई, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है, क्या हो गया, एक मिनट, चलो फिर क्या आया हमारा, फिर भाई हमारा आया साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया हमारा, ठीक है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया। अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अब भाई ऐसे तो काम चल नहीं रहा था, अब इन्होंने एक बेस रख दिया भाई कि हम तो एक बेस रख देते हैं, उस बेस पे हम लोग क्या करेंगे, चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया, और इसको किसने दिया, हमारे एरिस्टोटल जी ने दिया। एरिस्टोटल ने, जिनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं भाई, सन प्रणाम करिए इनको, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, एरिस्टोटल, इन्होंने पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने क्या रखा कि भाई पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख लिया भाई कि कुछ तो ऐसे हैं जिनको जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई किसी के खान पीन के लिए, जिंदा रहने के लिए, अपने आप में मस्त जिंदा है, चल रहे हैं, जी रहे हैं। और कुछ ऐसे रह रहे हैं कि भाई भटकते हैं कि भाई हमको कुछ मिल जाए, हम अपना पेट भर ले, हमें ताकत मिल जाए, ऐसे बढ़। तो उन्होंने ये सब कैटेगरीज देखी कि भाई एक बेसिस देख लिया कि कौन खाना बना रहा है कि अपने आप से भाई किसी को जरूरत ही नहीं पड़ रही है और अपनी तरीके से है भाई, ठीक है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको जरूरत पड़ रही है भाई ये जिंदा रहने के लिए, भाई किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ रही है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया भाई, दो कैटेगरी मोटी बना दी, एक बना दी, कह दिया हम तो भाई इन ऐसे लोगों को कहेंगे प्लांट, भाई उन्होंने प्लांट में रख दिया। ऐसे लोग जो अपने आप से किसी के ऊपर निर्भर ही नहीं है, अपने आप से अपना खाना बना रहे, अपने ऊपर ही निर्भर है सिर्फ, उनको उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया, उनको एक कैटेगरी में इन्होंने रख दिया प्लांट, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद देखा भाई कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट है किसी पर, तो उनको भाई दूसरी कैटेगरी में रख दिया, एनिमल, दूसरी कैटेगरी में रख दिया, किसमें रख दिया, एनिमल में रख दिया, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये दो पार्ट डिवाइड किया। अब फिर उन्होंने थोड़ा सा और उन्होंने क्या किया, मॉडिफाई किया अपनी चीजों को। क्या किया उन्होंने फिर देखा कि भाई ये जो प्लांट है उन्होंने उनकी मॉर्फोलॉजी देखी, उनको देखा भाई, मॉर्फोलॉजिकली देखा भाई, बाहर से देखा कि भाई कुछ तो छोटे छोटे हैं, कुछ मीडियम हाइट के हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको भी डिवाइड किया जा सकता है ना। तो उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी के आधार पे फर्दर प्लांट को भाई तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक कर दिया हर्ब कर दिया, एक हो गया शर्ब्स कर दिया, और एक कर दिया ट्रीज। इन्होंने तीन कैटेगरी फिर से बना दी भाई, किसके बेसिस पे बनाई, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बना दी। इन्होंने क्या कर दिया, मॉर्फोलॉजी देखा कि भाई प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखी कि भाई वो कैसे दिख रहे हैं। उन्होंने उनको देखा कि भाई कुछ तो पेड़ हैं जो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं भाई, जैसे कौन कौन से होंगे, जैसे भाई हमारा देख लो भाई, तुलसी का पेड़ हो गया, धनिया हो गई, पालक हो गया, इनकी हाइट तो बहुत छोटी है, ठीक है। तो उनको इन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हर्ब्स में रख दिया। ये देखिए हर्ब्स, ये डायग्राम भी आपका हर्ब्स शो कर रहा है कि हर्ब्स में रख दिया भाई ऐसे। और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत बड़े नहीं है भाई, ना ही बहुत छोटे, मीडियम हाइट पे आ रहे हैं, तो उन्होंने इसको अलग कैटेगरी में रख दिया। उसको इन्होंने कह दिया कि भाई हम इसको तो शर्ब्स कहेंगे। वो क्या कहेंगे, शर्ब्स कहेंगे। ये देखिए ये हो गया, ये जो डायग्राम हो गया ये क्या हो गया आपका, शर्ब्स का हो गया, ठीक, कि शर्ब्स में रख दिया। अब फिर उन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं भाई, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो उनको उन्होंने रख दिया ट्रीज की कैटेगरी में रख दिया कि भाई हम इनको ट्रीज बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने प्लांट को भाई तीन पार्ट में फर्दर डिवाइड किया, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री। अब उसके बाद इन्होंने आए एनिमल पे। उन्होंने कहा भाई, इन्होंने एनिमल को देखा, उनमें उन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म के ब्लड जो है ना वो रेड कलर के दिख रहे हैं भाई, और कुछ ऑर्गेनिज्म में उनमें जो दिख रहा है वो रेड कलर का है नहीं है भाई। तो इन्होंने ये क्या लिया, बेस ले लिया भाई, रेड ब्लड सेल का बेस ले लिया। उन्होंने ब्लड का बेस ले लिया कि भाई ब्लड के अंदर अगर ब्लड रेड कलर का दिख रहा है तो हम उसको रख देंगे भाई एक कैटेगरी में, इनाइमा में रख देंगे। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड रेड कलर का नहीं दिख रहा है तो हम उसको दूसरी कैटेगरी में रख देंगे, एनाइमा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कैटेगरीज फर्दर एनिमल की बनाई, बेसिस ऑफ किसका बेसिस लिया भाई, ब्लड का बेस ले लिया कि भाई वो रेड कलर का होगा,
तो हम भाई उसको इनाइमा में रख देंगे, इनाइमा में रख देंगे। और अगर रेड कलर का नहीं होगा तो हम उसको एनाइमा में रख देंगे। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल गया कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम एनाइमा में रख रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनाइमा में रख रहे हैं, तो इसका मतलब हमको क्या है, हम वहीं से क्लिक आउट हो जाएगा कि भाई एनाइमा में है, इसका मतलब उसमें रेड ब्लड सेल नहीं होगी और उसका ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, रेड कलर का उसका ब्लड रेड कलर का नहीं होगा, है ना। ये देखिए, ये हमको पता चल गया। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही जब इनाइमा में किसी ऑर्गेनिज्म को रखा गया तो उससे हमें क्या पता चलता है, जैसे हमने कहा कि भाई हमने इसको इनाइमा में रख दिया, तो आपको तुरंत क्या क्लिक करेगा कि भाई इसमें तो क्या होगा, इसका ब्लड रेड कलर का भी होगा और इसके अंदर आरबीसीज भी प्रेजेंट होंगी। देखिए क्लासिफिकेशन का यही क्लासिफिकेशन हमारा सारे ऑर्गेनिज्म को अच्छी तरीके से पढ़ने में मदद करता है, क्योंकि हम कैटेगरी बना लिए तो उसके अंदर जिसको रख रहे हैं हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई ये कैरेक्टर तो भाई इसमें होगा, ऐसा ऐसा फीचर होगा, तभी इसको इसमें रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए एरिस्टोटल ने क्या किया, ओवरऑल क्या किया उन्होंने भाई कि ऑर्गेनिज्म को मोटे मोटे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया प्लांटिया, एक हो गया एनिमेलिया, आपका प्लांटिया हो गया, और एक हो गया आपका एनिमेलिया। फिर प्लांटिया को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, किस में डिवाइड किया इन्होंने, हर्ब्स में डिवाइड किया, शर्ब्स में डिवाइड किया और ट्रीज में डिवाइड किया। ठीक, और फिर उसके बाद एनिमेलिया को उसमें एनाइमा में डिवाइड किया और इनाइमा में डिवाइड किया। बाय बेसिस क्या था हमारा, और कह लो आरबीसीज प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और इसी के बेसिस पे हम ब्लड का कलर भी डिसाइड करेंगे। तो भाई इसको दो पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया, एनाइमा में एब्सेंट रहेगा और इनाइमा में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करके इन्होंने डिस्क्राइब किया। लेकिन अब बात ये रहती है कि क्या ये बेसिस भी काफी है, नहीं भाई, ये बेसिस भी सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से ये बेसिस भी सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं डिस्क्राइब कर पाया। ठीक है, तो इसी वजह से फिर से नया दूसरा आया, सेकंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया भाई एरिस्टोटल में क्या हुआ कि ठीक है भाई वो भी सही था, लेकिन उस कैरेक्टर और उस बेसिस पे हम सारे ऑर्गेनिज्म को थोड़ी ना डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई कि सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं। इसी वजह से क्या आया, सेकंड दूसरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया कि फिर से सेकंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया कि हम कुछ और बेसिस भी रखेंगे किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, और इसको किसने दिया, इसको दिया हमारे कैरोलस लीनियस ने दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी देखा कि भाई एरिस्टोटल भाई साहब ने क्या क्या काम किया, क्या क्या मेहनत की, और उन्होंने देखे कि क्या क्या पॉइंट्स ऐसे थे भाई जो दिक्कतें कर ला रहे थे किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए, है ना। तो फिर उन्होंने वो पॉइंट्स देखे, उनसे उन्होंने सीखा कि भाई क्या क्या चीजें हम करेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने उनसे सीखा और फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा सेकंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन लाया। ठीक है, अब इन्होंने सेकंड साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में क्या किया, इन्होंने दो मोटे मोटे इन्होंने भी क्या किया भाई, दो किंगडम में इन्होंने डिवाइड किया। इन्होंने भी दो ही किंगडम बनाया उनको, और उन्होंने क्या दिया कि भाई हम उन्होंने जो दो ग्रुप और कैटेगरी बनाई, उन्होंने कह दिया कि हम भी भाई दो ग्रुप और कैटेगरी रखेंगे, उसी तरीके से करेंगे। उन्होंने कह दिया कि हम इनको हम किंगडम भी कहेंगे, इनको दो कैटेगरी में रख दिया और डिवाइड कर दिया। और उन्होंने बेसिस लिया कि भाई उन्होंने तो कुछ और बेस लिया कि हम यहाँ पे लेंगे बेस सेल वॉल लेंगे। इन्होंने कहा कि हम तो सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस चेक करेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म में भाई सेल वॉल अगर नहीं पाया जाएगा तो हम उसको एनिमेलिया में रख देंगे, और ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल पाया जाएगा उसको हम लोग प्लांटिया में रख देंगे। ठीक है, तो इसमें एनिमेलिया में वो सारे एनिमल्स आ गए क्योंकि एनिमल्स में क्या होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसी वजह से सारे एनिमल्स को उन्होंने क्या कर दिया, किंगडम एनिमेलिया में रख दिया, और सारे प्लांट्स को क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसी वजह से सारे प्लांट्स को उन्होंने रख दिया किंगडम भाई प्लांटिया में रख दिया, सारे प्लांट्स को प्लांटिया में रख दिया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, इन्हों की दिक्कत क्या आई, देखिए बाकी सब तो चलो सही था कि हम सेल वॉल के बेसिस पे कर लेते, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आई। जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे इन्होंने कह दिया क्या हो गया, युगलिना की बात कर ली। युगलिना में भाई क्या होता है, मानते हैं कि युगलिना में भाई एब्सेंट होता है सेल वॉल, बिल्कुल सेल वॉल हमारा युगलिना में सेल वॉल एब्सेंट होता है। लेकिन ये क्या कर सकता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म तो कर सकता है ना, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये फोटोसिंथेटिक है, राइट। फोटोसिंथेटिक है, तो क्या ये एनिमल की कैटेगरी में रहने के लिए सुटेबल है, नहीं, बड़ी दिक्कतें देखने को मिली। ठीक है, इन्होंने देखिए क्या किया, बेसिस सेल वॉल, इनकी दिक्कत बस इतनी थी कि इन्होंने सिर्फ बेस सेल वॉल ही चूज किया। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यूनिसेलुलर, ठीक, मल्टी सेलुलर,
मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोट्स, इन सब को और भी कई पॉइंट्स हैं, इन सब को इन्होंने डिफरेंशिएट नहीं किया था। इन लोगों को ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पॉइंट की ये सब अलग अलग थे, ये सारे कहीं ने ये लोगों को साथ में रख दिया। भाई किंगडम एनिमिलिया में प्रो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में तो कोई अंतर ही नहीं है, यूनिसेलुलर भी साथ में रख दिया, मल्टीसेलुलर को भी साथ में रख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी साथ में रख दिया इन्होंने। ये दिक्कतें हो गई। तो अब देखिए इनके कई ड्रॉबैक्स थे। अब चलिए देखते हैं इनके और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे भाई ये भी किंगडम सूटेबल नहीं रहा। कौन कौन से पॉइंट है देखिए। सबसे पहला पॉइंट देखिए इन्होंने क्या किया, देखिए यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स इसमें भी डिस्टिंग्विश नहीं किया भाई, ये इस कैरेक्टर को भी इन्होंने नहीं देखा इन्होंने, ठीक है, इन्होंने ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर वाले फीचर को भी नहीं देखा, ठीक है, ये फीचर भी इन्होंने नहीं देखा। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक भाई ये फीचर भी इन्होंने नहीं देखा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को भी भाई एक ही साथ रख दिया। भाई ये कौन से भाई यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, इन लोगों को भी एक ही कैटेगरी में रख दिया। अब कैसे हो सकता है, ठीक है, इसे तो बिल्कुल नहीं हो सकता। चलिए यूनिसेलुलर, भाई यूनिसेलुलर कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टीसेलुलर किसको कहते हैं हम लोग, मल्टीसेलुलर किसको कहते हैं, मल्टीसेलुलर किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मोर देन वन सेल्स हो, ठीक है, एक से ज्यादा सेल्स हो वो मल्टीसेलुलर है। लेकिन इसमें इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, इन्होंने भी अंतर नहीं रखा, उन दोनों को भी साथ में रख दिया, ठीक है। और क्या हो गए आपके आ गए भाई यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। भाई ये तो भाई एकदम जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान, समझ रहे हैं, एकदम जमीन और आसमान, समझ लीजिए एकदम। प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं भाई, प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं, प्रोकैरियोट्स किसको कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ना जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनल्स कह दीजिए आप, ये नहीं पाए जाते इसमें, ठीक है। वही यूकैरियोट्स में ये वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, ठीक है, इनमें ये सब देखे जाते हैं। लेकिन इन दोनों को भी इन्होंने साथ में रख दिया, इन्होंने इन दोनों को भी साथ में ही रख दिया। अब कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेटिक है, जैसे हमारा ग्रीन एल्गी ये फोटोसिंथेटिक है, और हमारा फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, इन दोनों को भी भाई प्लांटिया में रख दिया, दोनों को प्लांटिया में रख दिया। जबकि फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में भी बहुत डिफरेंस है। फोटोसिंथेटिक ये अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं भाई, और ये डिपेंडेंट है, ये अपना खाना खुद से नहीं बना पा रहे हैं। सोचिए इन दोनों को भी इन्होंने क्या कर दिया, एक ही कैटेगरी में रख दिया। उसी तरीके से ऑटोट्रॉपिक प्लेस और हेटेरोट्रॉपिक, इनमें भी इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया, मतलब सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने देखा ही नहीं सबको, बस एक ही बेस देखा सेल वॉल, और उसको इन्होंने डिवाइड करके रख दिया, बस हो गया। ये सारे पे तो ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। यही हमारा पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन किनके बीच में, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, and photosynthetic, non-photosynthetic and autotrophs placed with heterotropic organism की autotropic organism को भी heterotropic organism के साथ इन्होंने रख दिया। इसीलिए hence the two kingdom classification used for long time was found inadequate। क्या इसका मतलब कि इसी वजह से ये दो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन लंबे समय तक नहीं चल पाया, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि
आगे क्या हुआ भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? अब क्या हुआ? भाई अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिक्कत करने लगा कि भाई सही से नहीं, भाई दिक्कतें ये फेस करने को मिल गई। तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए भाई तीसरा साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आया, जिसको किन्होंने दिया था? अर्नस्ट हैकल ने दिया था। ये आए और इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने देखा कि क्या क्या दिक्कतें कैरोलस लिनियस को फेस करनी पड़ रही हैं, भाई ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो किसी ऑर्गेनिज्म को सारे को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने उन चीजों को पॉइंट देखा, उसको नोटिस किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक नया किंगडम लेके आ गए, किंगडम प्रोटिस्टा। इन्होंने क्या किया? किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंडर रख दिया। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं और यूकैरियोट्स हैं, मतलब कि सिंगल सेल से मिलके बने हो, और वो जो सिंगल सेल भी हो उनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और सेल ऑर्गेनल्स हो, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। बट चलिए ठीक है, इन्होंने एक दिक्कत दूर कर दी कि भाई चलिए यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इन्होंने अलग कर दिया। बट स्टिल अभी भी भाई प्लांटिए में भाई हमारे प्रोकैरियोट्स अभी भी अलग नहीं हुए हैं। उसी तरीके से फंजाई अभी भी अलग नहीं हुआ है। अभी भी ये प्रॉब्लम फेस करने को दिख रही है कि भाई प्रोकैरियोट्स जो हैं वो अभी भी प्लांटिए में हैं, अभी भी अलग नहीं हुए हैं, ठीक है। और फंजाई अभी भी अलग नहीं हुए हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। तो इस प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए कॉपलैंड आए। कौन? कॉपलैंड। इन्होंने क्या दिया? 4 किंगडम सिस्टम दिया। इन्होंने देखा कि भाई अर्नस्ट हैकल ने जो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने को देखने को मिल रही हैं। उन्होंने देखा कि भाई कई ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जा रही है, तो हम इनको ऐसे कैसे उसी किंगडम में रख सकते हैं भाई? तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम मोनेरा। इन्होंने क्या किया? किंगडम मोनेरा में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रख दिया जो प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को इन्होंने यहाँ पे रख दिया। इन्होंने कहा कि भाई अब तो दिक्कत सॉल्व हो ही जानी चाहिए भाई, अब तो मैंने भी नया किंगडम ले दिया, अब तो हो गया। लेकिन फिर दिक्कत फेस करने को मिल गई। अब क्या दिक्कत फेस करने को मिल गई भाई? अभी भी तो हमारा फंजाई बेचारा प्लांटिया में ही तो फंसा हुआ है। अभी भी तो भाई फंजाई हमारा बेचारा किंगडम प्लांटिया में फंसा हुआ है, अभी भी ये अलग नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक है। भाई ऐसे कैसे हम प्लांटिया में रख दें इसको? ठीक है, अभी भी ये प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही है। तो अब इस प्रॉब्लम को भी क्लियर करने के लिए कौन आए? आर.एच. विटिकर। इन्होंने देखा कि भाई क्या कि प्लांटिया में अभी भी तो फंजाई है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर रहे हैं भाई, हम उनको कैसे प्लांटिया में रख दे? तो उन्होंने कहा ये तो गलत बात है। तो फिर उसके बाद आर.एच. विटिकर जी आए 1969 में। ये आए 1969 में। इन्होंने दिया 5 किंगडम सिस्टम दिया। उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिया और उन्होंने क्या किया? एक नया किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई। और उन्होंने सोचा कि अब तो प्रॉब्लम खत्म। इन्होंने नया किंगडम बना दिया, किंगडम फंजाई, कि अब सारे के सारे, अब इनके क्लासिफिकेशन, ये जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो इन्होंने दिया, ये सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, बड़ा सा लिखा हुआ है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड, भाई सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन यही है। मतलब आर.एच. विटिकर ने जो अभी तक क्लासिफिकेशन दिया है, अब तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग आसानी से इजीली डिस्क्राइब कर पा रहे हैं इस सिस्टम से, ठीक है, इस सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को इजीली डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। इन्होंने क्या किया? फंजाई को सेपरेट ही कर दिया भाई कि अब तो दिक्कत खत्म, ठीक है। तो सारे के सारे ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड हो गया कि भाई जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अब तक देख रहे हैं, हम लोग इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं इन 5 किंगडम में। उनके फीचर्स को देख लेंगे कैसे हैं, और उनके फीचर्स को देखते हुए इनको अलग अलग किंगडम में जिस फीचर में ये सूटेबल होगा उस किंगडम में हम लोग इसको रख देंगे, ठीक है। चलिए अब इन्होंने देखते हैं बेसिस क्या लिया। इन्होंने देखा कि भाई कई दिक्कतें आ रही हैं इनको इसको क्लासिफाई करने के लिए, तो उन्होंने क्या क्या बेसिस लिया कि किस बेसिस पे इन्होंने ये सारी चीजें, ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने सबसे पहला बेस लिया था सेल का स्ट्रक्चर कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। सेल का स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल कैसे है, प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं।
प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स। ये बेसिक इन्होंने पहले सेल का स्ट्रक्चर देखा कि भाई प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स, फिर इन्होंने क्या देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मींस ये कैसे हैं, ये यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं, या एक सेल से मिलके बने हुए हैं या मोर देन वन सेल से मिलके बने हैं। इनका जो फॉर्मेशन है, बॉडी फॉर्मेशन है, वो सिंगल सेल में ही पूरी जिंदगी अपनी बता रहे हैं या फिर मोर देन वन सेल्स है, मल्टी सेलुलर है। इन्होंने ये बेसिस भी रखा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या रखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखा। ठीक है, रिप्रोडक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी इन्होंने बेस रखा। उसमें इन्होंने चेक किया कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जाइगोट बना रहे हैं। भाई क्या बना रहे हैं, जाइगोट बना रहे हैं। कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो जाइगोट बना रहे हैं, ठीक है, और कौन से ऐसे हैं जो जाइगोट को नहीं बना रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ये भी देखा। ठीक है, जो नहीं बना रहे हैं उनको एसेक्सुअल की कैटेगरी में, भाई कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। जो बना पा रहे हैं उनको सेक्सुअल की कैटेगरी में रख दिया कि भाई ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक लिया इन्होंने। सबसे पहला क्या लिया इन्होंने, फिर से इसको रिवाइज करते हैं कि सेल का स्ट्रक्चर देखा उन्होंने कि प्रोकैरियोट्स हैं कि यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स मींस अगर वो प्रोकैरियोट्स होंगे मतलब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं देखने को मिलेगी। अगर यूकैरियोट्स हैं तो अगर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे। फिर उन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, कि अगर सिंगल सेल है तो अलग रखा, मल्टी सेलुलर है तो अलग रखा। ठीक है, फिर उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी देखा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और कौन से कैरेक्टर्स देखे उन्होंने। अब उन्होंने देखा न्यूट्रिशन भी देखा। भाई न्यूट्रिशन क्या कि कैसे ये ऑटोट्रोपिक हैं कि हेट्रोट्रोपिक हैं। ऑटोट्रोपिक मींस कि अगर ये अपना खाना खुद से बना रहे हैं तो भाई हम इनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। अगर ये हेट्रोट्रोपिक है, अपना खाना खुद से नहीं बना रहे, तो इनको हम दूसरी कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा कि ऑटोट्रोप है कि हेट्रोट्रोप्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये आईएमपी वाला पॉइंट है कि भाई ये कैसा है, ये आईएमपी वाला पॉइंट है। ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इन्होंने ये भी देखा। ठीक है, इनके एंसेस्ट्रल हिस्ट्री भी देखी। मींस अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसी समय इवॉल्व हुआ है, मतलब इनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस समय इवॉल्व हुआ है। अगर वो उसी समय इवॉल्व हुआ होगा तो उसके कैरेक्टर्स तो सिमिलर मिल रहे होंगे, इसीलिए उनको उस कैटेगरी में डाल दिया। अगर ये दूसरे समय इवॉल्व हुआ है तो दूसरी कैटेगरी में रख दिया। इवोल्यूशन भी इन्होंने देखा कि भाई इवोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है। अगर एक समय पे इवॉल्व कर रहे हैं तो अलग कैटेगरी में रख दिया, अगर इनके इवोल्यूशन का टाइम अलग है तो उनको अलग रख दिया, क्योंकि टाइम अलग तो इनके कैरेक्टर्स भी एडवांस होते चले जा रहे थे जितने भी ऑर्गेनिज्म थे। तो इवोल्यूशनरी के बेस पे भी इनको डिवाइड किया। ठीक है, इवोल्यूशनरी भी बेस रखा भाई किंगडम किस नए किंगडम को बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देखिए, ये रहा हमें ये यहाँ पे एनसीईआरटी का चार्ट है। ये भी वेरी वेरी आईएमपी वाला है। ठीक है, आईएमपी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या है, इन्होंने क्या देखिए कितने 5 है। सेल टाइप इन्होंने देखा कि सेल टाइप कैसा है कि प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम मोनेरा में वो सारे के सारे कैसे होंगे, प्रोकैरियोट्स होंगे। उन्होंने सारे के सारे प्रोकैरियोट्स होंगे, और बाकी सारे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया, ये सारे के सारे कैसे होंगे, यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स। ठीक है, सारे के सारे वो यूकैरियोट्स होंगे। अब इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल कैसा होता है, किससे, नॉन सेलुलोसिक होता है। नॉन सेलुलोसिक मींस क्या हो गया भाई, सेलुलोज। नॉन सेलुलोसिक मतलब सेलुलोज नहीं होगा। इनके सेल वॉल किससे मिलके बने हुए हैं, पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं। किनके, किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका जो सेल वॉल होगा, किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका जो सेल वॉल होगा वो पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड से मिलके बना होगा। ठीक है, और प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ प्रोटिस्टेंट्स में सेल वॉल देखने को मिलती है और कुछ प्रोटिस्टेंट में सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब अगर किंगडम फंजाई में सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है, काइटिन से मिलके बनी होती है। ठीक है, काइटिन से मिलके बनी होती है। फिर उसके बाद प्लांटिया में सेलुलोज से मिलके बनी होती है। एनिमेलिया में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, एनिमेलिया में एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स है तो एज यूजुअल भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी भाई, वेल डेवलप्ड डिफाइंड नहीं, एब्सेंट होगी। बाकी सब में ये सारे यूकैरियोट्स है तो इट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन सब में होगी। नेक्स्ट देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर है, सेलुलर। ठीक है, सेलुलर मतलब सिंगल सेल से, प्रोटिस्टा सिंगल सेल, बाकी सारे कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए, यहाँ
मल्टी सेलुलर लूज टिश्यू, फंजाई में मतलब कि मल्टी सेलुलर होंगे प्लस इसमें टिश्यूज नहीं, यहाँ पे लूज टिश्यू लिखा हुआ, लूज टिश्यू, ठीक है, मतलब टिश्यू यहाँ पे मल्टी सेलुलर तो हो गया लेकिन टिश्यू बनने की शुरुआत हो चुकी है, अभी बने नहीं है टिश्यू, इसीलिए लूजली वही कंबाइंड हुए, सारे सेल लूजली कंबाइंड हुए, इसीलिए लूज टिश्यू, मतलब कि आप टिश्यू बने नहीं हुए हैं, ठीक है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर उसके बाद आए प्लांटियां आए, फिर उसके बाद शुरुआत जब टिश्यू बन चुका तो भाई धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, टिश्यू बना, तो यहाँ टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम दोनों को देखने को मिला कि भाई टिश्यू और ऑर्गन, टिश्यू भी पाए जाते हैं, ऑर्गन पाए जाते हैं, लेकिन मार्क यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या नहीं पाया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम यहाँ नहीं पाया जा रहा है। इसको भी देखते हैं कैसे, देखिए जैसे अब एनिमेलिया में देखिए, जैसे एनिमेलिया में टिश्यू भी पाया जा रहा है, ऑर्गन पाया जा रहा है, ऑर्गन सिस्टम भी पाया जा रहा है। ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, ऑर्गन सिस्टम मतलब जैसे कि कई सारे ऑर्गन सिस्टम है, मतलब ये सिस्टम अरेंज होकर कोऑर्डिनेट करके दूसरे ऑर्गन से एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बनाते हैं। जैसे आप देख लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम भाई ये एनिमल में देखने को मिल रहा है, क्या प्लांट में देखने को कोई सिस्टम मिलता है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। और उसी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सिस्टम किसमें पढ़ते हैं आप, एनिमेलिया में पढ़ते हैं ना, किंगडम एनिमेलिया में पढ़ते हैं, राइट, प्लांटिया में नहीं पढ़ते। तो प्लांटिया में क्या नहीं देखने को मिलता है, प्लांटिया में टिश्यू है, ऑर्गन है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एनिमेलिया में आपको टिश्यू भी देखने को मिलेगा, ऑर्गन भी और ऑर्गन सिस्टम भी। अब बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अगर ये ऑटोट्रॉप्स हैं तो ऑटोट्रॉप्स भी हैं तो कैसे होंगे, ये कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक दोनों होंगे। और ये हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, पहले देखते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक हैं तो ऑटोट्रॉपिक में ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। देखिए अभी इन सब वर्ड से घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग अभी एक किंगडम को ना डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जब हम न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे ना तो वहां पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कीमोसिंथेटिक क्या है, और फिर उसके बाद फोटोसिंथेटिक क्या है, कीमोसिंथेटिक क्या है, सैप्रोफिटिक क्या है, पैरासिटिक क्या है, ये सारे पॉइंट्स वहां पे आपको अपने ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना जानिए कि हाँ भाई ये जो मोनेरा वाले किंगडम होंगे ये ऑटोट्रॉपिक, ये कैसे हैं ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटो होंगे तो फोटो और कीमोसिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक है तो सैप्रोफिटिक भी होंगे, पैरासिटिक भी होंगे, ठीक है। और उसके बाद प्रोटिस्टा में ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक भी होंगे। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक दोनों तरीके के देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो अपना फंजाई है ये हेट्रोट्रॉपिक होगा भाई, क्योंकि ये तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता, हेट्रोट्रॉपिक होगा। और हेट्रोट्रॉपिक में दो तरीके के देखने को मिल सकते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक, ठीक है। उसके बाद प्लांटिया में भाई ये तो फेमस भाई अपना ऑटोट्रॉप, इसी पर तो जिंदा है सब, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होंगे ये, ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फोटोसिंथेटिक वाले होंगे। अब लास्ट हमारा किंगडम एनिमेलिया में, ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। इनमें हेट्रोट्रॉपिक्स मतलब दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, और इनमें जो न्यूट्रिशन दे पाए जाते हैं वो होलोजोइक वाले होंगे और सैप्रोफिटिक होंगे। देखिए होलोजोइक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चीजों को निगल के खा रहे हैं, ठीक है, निगल के खा रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म को होलोजोइक कहेंगे। तो ये होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा, सैप्रोफिटिक भी होगा, ठीक है, सैप्रोफिटिक भी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब हमारे नए दूसरे साइंटिस्ट कार्ल रूस, ये आए, इन्होंने सिक्स किंगडम सिस्टम बना, ठीक है। अब देखिए कैसे इन्होंने क्या किया था एक्चुअली में, देखिए इन्होंने किया क्या था, इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। इन्होंने देखा पांचों किंगडम, उन्होंने देखा, कहा हाँ ठीक है। फिर उन्होंने थोड़ा सा और स्टडी की और उन्होंने देखा कि किंगडम जो मोनेरा है ना, किंगडम मोनेरा में उन्होंने कहा कि इनमें तो चलो आपने रख दिया कि सारे बैक्टीरियाज को रख दिया, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से सबको रख दिया, लेकिन इन्होंने देखा कि इसमें जो ये बैक्टीरियाज हैं उनमें दो तरीके के बैक्टीरियाज देखने के, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ही प्रिमिटिव हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो एडवांस है। इन्होंने कुछ और नहीं किया, बस उसी किंगडम मोनेरा को दो पार्ट में तोड़कर डिवाइड कर दिया कि एक तरफ रख दिया इन्होंने प्रिमिटिव बैक्टीरिया को रख दिया और एक तरफ रख दिया भाई एडवांस बैक्टीरिया को। प्रिमिटिव वैसे बैक्टीरिया जो बहुत पुराने बैक्टीरिया थे उनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया, और जो एडवांस तरीके के बैक्टीरिया थे उनको अलग कैटेगरी में रख दिया गया। जो पुराने बैक्टीरिया थे उन्होंने उस कैटेगरी को डिवाइड करके उसका नाम रख दिया आर्कीबैक्टीरिया, और जो दूसरा कैटेगरी में उन्होंने डिवाइड किया था उसका नाम उन्होंने रख दिया
यूबैक्टेरिया। और जो बाकी के जो बचे हुए किंगडम थे ना, उनको उन्होंने एक पूरा नाम दे दिया, कह दिया कि भाई वो यूकैरिया है, वो यूकैरिया है। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि बाकी सारे तो यूकैरियोट्स है, इसीलिए उनको हमने एक दे दिया नाम यूकैरिया। ठीक है, एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि किंगडम से भी बड़ा एक और इनके हिसाब से किंगडम से भी बड़ा एक और टेक्सा होता है। ठीक है, जिसको इन्होंने क्या कहा, जिसको इन्होंने क्या कहा, डोमेन कहा। इन्होंने कहा उसको हम डोमेन कहेंगे। और इन्होंने क्या किया, सारे ऑर्गेनिज्म, सारे किंगडम को इन्होंने 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। किसमें? 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन, अब वो कौन कौन से हैं? कुछ और नहीं, जो ये इन्होंने मोनेरा था, मोनेरा को ही इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गया, प्रिमिटिव बैक्टीरिया हो गया, और इसमें एडवांस बैक्टीरिया इन्होंने रख दिया। और इसी को इन्होंने कह दिया है कि भाई ये इसी का इन्होंने नाम दे दिया आर्की बैक्टीरिया, और इसका नाम दे दिया यू बैक्टीरिया। और इसी को इन्होंने एक डोमेन कह दिया, इसको दूसरा डोमेन कह दिया। और बाकी के ये जो बाकी के बचे हुए किंगडम है ना, इनको इन्होंने कह दिया कि ये तीसरा डोमेन है। इन्होंने कह दिया कि किंगडम से भी बड़ा एक एक्सा होता है, जिसको हम डोमेन कहते हैं। इन्होंने 3 डोमेन में 3 पार्ट में डिवाइड 3 डोमेन दे दिया। मोनेरा को 2 डोमेन बता दिया, एक हो गया आर्की बैक्टीरिया इन्होंने लिख दिया, और दूसरा हो गया यू बैक्टीरिया, और तीसरा हो गया यूकैरिया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया में हमारे प्रिमिटिव वाले आ जाएंगे, यू बैक्टीरिया में हमारे एडवांस वाले आ जाएंगे, और इनमें यूकैरिया में इन्होंने बाकी सारे किंगडम को रख दिया, क्योंकि बाकी सारे यूकैरियोट्स थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको नाम दे देते हैं यूकैरिया, अलग किंगडम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, एकदम बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए, तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहां पे जाकर वहां पे उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से प्रॉपर व्हाइट पेज में मिलेगा, आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप वहां पे भी अपने डाउट को अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।